नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं आधुनिक काल काव्यखंड। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से है। इसमें हम अध्ययन करेंगे प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान। इसका समय है संवत 1950 से 1975 तक। तो इससे भी प्रश्न आते हैं कि प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान का समय क्या है। इसका जो समय है विशेष महत्वपूर्ण है। 1950 से 1975 का जो समय था, उस समय को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा गया। इस प्रकरण में मुख्यतः दो प्रकार के कवियों का वर्णन है। पहला है द्विवेदी मंडल के कवि। जो इस प्रकरण में कवि हैं वो द्विवेदी मंडल के कवि हैं, और दूसरा है इसमें द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। जो द्विवेदी युग में द्विवेदी मंडल बना, उसमें प्रमुख कवि हैं, उस मंडल में कुछ बाहर के कवि भी शामिल हुए, उनका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई धारा द्वितीय उत्थान, इसका जो समय है 1950 से 1975 तक। इस प्रकरण में मुख्यतः दो प्रकार के कवियों का वर्णन है। पहला है द्विवेदी मंडल का कवि, जिन्होंने द्विवेदी जी जो स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन से अथवा आदर्श के अनुकूल रचनाएं की। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, उनकी रचनाएं, वो कहते थे कि हर विषय पर कविता लिखो, भाषा की शुद्धता हो। तो द्विवेदी मंडल में थे कवि, जिनमें शामिल कवि हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, पंडित गिरधर शर्मा, नवरत्न लोचन प्रसाद पांडे। तो ये जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, ये चारों पांचों कवि क्या हैं? द्विवेदी मंडल के कवि हैं। द्विवेदी मंडल के जो बाहर के कवि हैं, उनमें कौन कौन के हैं? द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि के संबंध में आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि द्विवेदी जी के प्रभाव से हिंदी काव्य में जो स्वरूप प्राप्त किया गया, उसके अतिरिक्त और उनके रूपों में भी भिन्न भिन्न कवियों की काव्य धाराएं चली। जो द्विवेदी युग में काव्य धाराएं थी, राष्ट्र भक्ति, देश हित की, प्रकृति को लेकर, समाज को लेकर जो काव्य धाराएं थी, उस जो विषय चल रहे थे कविताओं के, जो द्विवेदी मंडल के कवि थे, उसके बाहर के जो कवि थे, उन्होंने अनेक रूपों में कविताएं लिखी, अनेक काव्य धाराएं चलाई। कई एक बहुत अच्छे कवि अपने अपने ढंग पर सरस और प्रभावपूर्ण कविता करते रहे, जिनमें मुख्य हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, नाथू राम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, स्वर्गीय लाला भगवान दीन और पंडित रूप नारायण पांडे, सत्यनारायण कविरत्न। तो ये जो सभी कवि हैं, ये द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि रहे। इन्होंने भिन्न भिन्न काव्य धाराएं जो चलाई। इसके अतिरिक्त श्रीधर पाठक का परिचय प्रकरण के आरंभ में। सच्चे श्रीधर पाठक क्या हैं, इनको हम पढ़ते हैं। स्वच्छंदतावाद के कवि हैं, रोमांटिसिज्म के कवि हैं, और उसके प्रवर्तक के रूप में इनका नाम आता है। पंडितों की काव्यधारा और सामान्य अपर जनता की भावधारा। उस समय क्या था कि समाज में पंडितों की जो भावधारा थी, सामान्य और जो जन सामान्य, जो अनपढ़ भी व्यक्ति थे, उनके बीच जो काव्यधारा चली, भावधारा थी, वो कौन सी थी? पंडितों की बंदी प्रणाली पर चलने वाली काव्यधारा के साथ साथ सामान्य अपर जनता के बीच एक स्वच्छंद और प्राकृतिक भावधारा भी गीतों के रूप में चलती रही। ठीक उसी प्रकार जैसे बहुत काल में स्थिर चली आती हुई पंडितों की साहित्य भाषा के साथ साथ लोक भाषा की स्वाभाविक धारा भी बराबर चलती रही। जब पंडितों की काव्य भाषा स्थिर होकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ती हुई लोक भाषा से दूर पड़ जाती और जनता के हृदय पर प्रभाव डालने की उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है, तब शिष्ट समुदाय लोक भाषा का सहारा लेकर अपनी काव्य परंपरा में नया जीवन डालता है। यही प्राकृतिक नियम काव्य के स्वरूप के संबंध में भी अटल समझना चाहिए। पंडित जो यहाँ पर कहा गया है, जो पंडित शब्द प्रयोग हुआ है, वह हुआ है जो थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, और सामान्य जन की जो क्या थी, वह
साधारण मनुष्य, आम जनता की भाषा कैसी थी? साधारण भाषा थी। पंडित जो लोग थे उनकी भाषा कैसी थी? अच्छी थी, संस्कृत निष्ठ थी। तो इस प्रकार की भावधाराएं चली यहाँ पर। जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंटकर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच स्वच्छंद बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन तत्व ग्रहण करने से ही प्राप्त होगा। हमारी भाव प्रवर्तिनी शक्ति का असली भंडार इसी स्वाभाविक भावधारा के भीतर निहित समझना चाहिए। जब पंडितों की काव्यधारा इस स्वाभाविक भावधारा से विच्छिन्न पड़कर रूढ़ हो जाती है, तब वह कृत्रिम होने लगती है और उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। ऐसी परिस्थिति में हमें उस स्वाभाविक भावधारा के ढलाव की नाना अंतर्भूमियों को परखकर शिष्ट काव्य के रूप में पुनर्विधान करना चाहिए। यह पुनर्विधान सामंजस्य में के रूप में हो या अंध प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो पुरानी काव्यधारा है वह एक प्रकार की परंपरा को लेकर चली है, एक शक्ति है इसमें। तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक क्या है कि स्वाभाविक मनुष्य की जो है वो उसे समय समय पर नवीन विषयों का चुनाव करना चाहिए। जो एक पुरानी परंपरा है लीक पर चलने की, उससे हटकर नवीन विषयों पर कविताएं करनी चाहिए। इस प्रकार के परिवर्तन को ही अनुभूति की सच्ची नैसर्गिक स्वच्छंदता टू रोमेंटिसिज्म कहना चाहिए, क्योंकि वह मूल प्राकृतिक आधार पर होता है। रीतिकाल की रूढ़ियों के संदर्भ में लिखते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि हमारे साहित्य में रीतिकाल की जो रूढ़ियां हैं वे और किसी देश की नहीं, उनका विकास इसी देश के साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ है। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा ही पुराना काव्य है, पर पंडितों और विद्वानों द्वारा रूप ग्रहण करते रहने और कुछ बन जाने के कारण जनसाधारण की भावमयी वाग्धारा से कुछ हताशा लगता है। पर एक ही जाति के बीच आविर्भूत होने के कारण दोनों में कोई मौलिक पार्थक्य नहीं है। वे कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीति काल में जो क्या था, एक रूढ़ियां चल रही थी। सभी विद्वान जो लेखक थे, जो कवि थे, वो क्या थे, एक ही परंपरा की रचनाओं को लिख रहे थे। रीति काल में रीति परक रचनाएं लिखी जाने लगी, श्रृंगार रस की कविताएं, है ना। तो वो सभी क्या था, एक ही परिपाटी को लेकर चल रहे थे और उनका विकास क्या था, इसी साहित्य के भीतर संस्कृत में हुआ। संस्कृत काव्य और उसी के अनुकरण पर रचित प्राकृत अपभ्रंश काव्य भी हमारा पुराना ही काव्य है। तो कहते हैं जो पुराना काव्य है, संस्कृत अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, वह भी क्या है, हमारे ही साहित्य है, हमारे ही भारतवर्ष की रचनाएं, रचनाकारों का वह साहित्य है। तो जनसाधारण उसमें क्या हुआ, जब अपभ्रंश, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, जनसाधारण जो आम जनता है उसके समझ में संस्कृत और अपभ्रंश की रचनाएं नहीं आती थी, वह उनको पढ़ नहीं पाते थे, उनको अर्थ समझ नहीं पाते थे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे इस भाषा ने विकास किया और उस भाषा को अपनाया जो जनसाधारण के अधिक निकट हो। जो श्रीधर पाठक हैं, जिनको स्वच्छंदतावाद का जनक कहा जाता है, रोमांटिसिज्म का, उन्होंने खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा, तो हम श्रीधर पाठक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे यहाँ पर। श्रीधर पाठक ने क्या किया कि खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा ब्रजभाषा की कविताएं अधिक सरस और हृदय ग्राहिणी और इनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली हैं। तो इनकी जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं उनकी अपेक्षा इन्होंने जो ब्रजभाषा की रचनाएं लिखी वह अधिक सरस, यानी अच्छी लगने वाली, हृदय ग्राहिणी, मन को अच्छी लगने वाली, मधुर स्मृति की चिरकाल, यानी बहुत लंबे समय तक हमारे मन मस्तिष्क में वो रहने वाली हैं। उनके सवयों से हम ब्रजभाषा को जीता जागता रूप पाते हैं। एकांतवासी योगी के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि उनकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं, किंतु उनकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप में सब देशों के
सब प्रकार के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वाभाविक रूप से करती आ रही है। वह कहते हैं कि किसी के प्रेम में योगी होना और योगी होने के पश्चात प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में, प्रकृति में रहना, निर्जन क्षेत्र में रहना, जहाँ कोई अधिक जनसाधारण व्यक्ति नहीं हो, वहां पर कुटी छाकर यानी कुटिया बनाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों के सब प्रकार के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वाभाविक रूप से करती आ रही है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति अगर योगी हो जाए, है ना, उसका निर्जन क्षेत्र में रहना, प्रकृति के बीच, तो हर एक व्यक्ति के मन में भी प्रकृति के पास जाने की कुछ ऐसी भावनाएं होती है। और दुख हमेशा क्या होता है, जब पुरुष योगी हो जाता है तो मर्म, उसकी पीड़ा भी समान ही रहती है दूसरे व्यक्ति के। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपर स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो। वह कहते हैं कि सीधी सादी खड़ी बोली यानी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपर स्त्रियों के गीतों की मार्मिकता से मिलते हों। यानी उन स्त्रियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, अपर यानी जो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं है, उनके गीत है जो उस प्रकार के गीत हैं मार्मिक, किसी परिस्थिति को लेकर मार्मिक हृदय की संवेदना उन गीतों के अधिक निकट हो, तो ऐसे गीतों से वह मेल खाती हों। पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूति के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का यह द्योतक है। इस प्रकार की स्वच्छंदता का आभास पहले पंडित श्रीधर पाठक ने दिया। उन्होंने अपनी प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसके रूपों को देखा। यानी स्वच्छंदता ने स्वतंत्र विचारधारा की जो कविताएं लिखी वो श्रीधर पाठक ने की। उनका क्या था, प्रकृति के रूढ़िबद्ध रूपों तक ही न रहकर। ऐसा नहीं है कि प्रकृति जहां तक सीमित है या उसी एक बंधी बनाई परिपाटी में चलना, ऐसा उनका नहीं था। उन्होंने क्या किया, प्रकृति के पास गए, उसको देखा, महसूस किया, समझा, अपनी आंखों उसके स्वरूप को देखा और फिर उस पर रचनाएं की। इसके लिए उन्हें माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी। यानी किसी प्रकार की कोई कटु बातें आपस में कही होगी तो उन्होंने, माधव प्रसाद मिश्र ने उनसे कहा। उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के नए ढांचे भी निकाले और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से बढ़ना एक बात है, राग रागनी गाना दूसरी बात है। हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी किसकी, श्रीधर पाठक की, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पदविन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दा पर इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। यानी श्रीधर पाठक की जो रचनाएं हैं वह रचनाएं इस प्रकार की हैं कि शब्द भी उच्च कोटि के हैं, भाषा कैसी है, चलती, रसीली, और रसीली मतलब पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो, चलती हुई उस भाषा को मतलब जिसको हम अपनी दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर रहे हैं और उस भाषा को हम आसानी से समझ जाएं। कोमल मधुर संस्कृत पद विन्यास भी हैं। तो इनकी भाषा बहुत साधारण थी, साधारण मनुष्यों के समझ में आए और रोचक भी लगे। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। यानी क्या करते, छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास और ये नई नई रचनाएं करते, नए नए प्रयोग करती। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे के छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे सफल न हुए हों, अभिव्यंजना के वाग्वैचित्र्य की ओर उनका ध्यान चाहे न रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था जो बात उनके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। यानी क्या था, उनके विषय बहुत उच्च कोटि के नहीं थे, बहुत ही ऐसे नहीं थे,
कविताओं में गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर वाणी में ऐसा प्रसाद यानी ऐसा मधुरता थी, ऐसी लय थी कि इस प्रकार से कविताएं पढ़ी जाती थी कि वह पढ़ने में मधुर और सरस लगती थी, यानी अच्छी लगती थी सभी को। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया है। किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। अपने समय के कवियों में सबसे अधिक जो वर्णन किया है प्रकृति का, प्रकृति के ऊपर जो कविताएं लिखी हैं वह सभी ज्यादा श्रीधर पाठक की हैं। इसमें हिंदी प्रेमियों में प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं। हमेशा क्या होता है, व्यक्ति उन्हीं रचनाओं को पढ़ता है जो उसे सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। दुखात्मक जो रचनाएं हैं, व्यक्ति वर्तमान समय में क्या है, व्यक्ति अंदर से दुखी है, वैसे ही किसी अपनी इतने सारे जीवन की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको लेकर वो कोई काव्य रचना पढ़ रहा है, उसका आस्वादन कर रहा है और वहां से भी उसे दुख प्राप्त हो, तो ऐसी रचना व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहेगा। तो मनुष्य क्या है, सुखदायक रचना का अध्ययन करता है, आनंद प्रदान करता है। जो काव्य हमें आनंद प्रदान करे, अच्छा लगे मन को, हम उसी का अध्ययन करना चाहेंगे, या जो भव्य और सुंदर होते हैं। अगले हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं लिखी और इनकी भाषा किस प्रकार की थी। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके संबंध में लिखा है कि इनकी पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद लिखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। द्वितीय उत्थान से पहले ही हरिऔध नए विषयों की ओर चल पड़े। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली की ही कोई उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, उन्होंने कैसा रचनाएं लिखी हैं, नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद लिखे हैं, रस सिद्धांत के ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, और वे नए विषयों की ओर चल पड़े। यानी नए नए विषयों कैसे, जो परंपरा चली थी पुरानी रीति काल में कि नायिका भेद के ग्रंथ लिखे जाएंगे, अलंकार से संबंधित ग्रंथ लिखे जाएंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। नए विषय, प्रकृति के विषय में लिखा, समाज के विषय में लिखा, बहुत सारी उन्होंने अन्य प्रकार की रचनाएं भी की हैं। उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मज चुकी थी। तो उर्दू के छंदों में क्या था, खड़ी बोली मज, यानी अच्छी तरह वो निखरती चली गई, लोग उसके बारे में अच्छा कहने लगे। नव शिक्षितों के संसर्ग में उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास, इस रचना में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं, है ना, जब रीति काल में उनकी रचनाएं हो रही थी श्री कृष्ण की, तो नायक श्री कृष्ण को एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में उनका वर्णन किया गया है, राधा कृष्ण की रचनाओं का वर्णन किया गया है। पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने जो प्रिय प्रवास लिखा, उसमें श्री कृष्ण को ब्रज के रक्षक यानी ब्रज क्षेत्र की रक्षा करने वाले के रूप में उनको प्रस्तुत किया है। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला। इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यहाँ सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है। क्या है, यह जो ग्रंथ है प्रिय प्रवास, ये संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण रचना करना कठिन काम है। यह काव्य अधिकतर भावव्यंजक और वर्णात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं मथुरा, है ना, तो वहां पर क्या है, जो वहां के लोगों का विरह है उसका बहुत अच्छा रोचक वर्णन किया है प्रिय प्रवास रचना में। और यहाँ पर राधा उनकी प्रेमिका नहीं, लोक रक्षिका के रूप में उनका वर्णन हुआ है। विरह यहाँ तथा विरह वेदना की अंतर दशाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के चले जाने पर राधा की जो दशा है, वहाँ के उनके माता पिता की, अन्य लोगों की जो दशा है, उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है।
वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं, यानी श्री कृष्ण का जो वियोग है उसमें सभी अपने अपने तरह से परेशान हैं। श्री कृष्ण से हर तरह का सभी का प्रेम है, तो वियोग में मन में कैसी बातें उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन प्रिय प्रवास रचना में हुआ है। परंपरा पालन के लिए दृश्य वर्णन है, वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान हैं। इसी से शायद करील का नाम छूट गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की जो रचना है प्रिय प्रवास, इसमें कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है, अतः प्रबंध काव्य के इन सब अवयव इसमें कहाँ आ सकते हैं। उपाध्याय जी का संस्कृत पदविन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजू मंजुल पेशल आदि से चुना हुआ होता है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। उन्होंने अपने इस काव्य में यानी प्रिय प्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी दो क्रियाओं के बीच सिमटकर रह जाना पड़ा, पर सर्वत्र यह बात नहीं है। इसमें जो उपाध्याय हरिवंश की जो रचना है प्रिय प्रवास, इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया है और यह रचना कोमलकांत पदावली में है। अगले कवि हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं इस प्रकरण में। तो संस्कृत काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आए। इनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य निर्माण दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य और काव्य में इनमें दोनों रचनाएं लिखी इन्होंने। खड़ी बोली के पद विधान पर भी आपका पूरा असर पड़ा। उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। यानी पहले क्या था, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती थी, रचनाओं के विषय बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के नहीं थे, उच्च कोटि के नहीं थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत भाषा से संबंधित सुधार के बहुत सारे कार्य किए। काव्य के क्षेत्र में इन्होंने व्यक्ति को नवीन विषयों पर रचनाएं करने के लिए प्रेरित किया। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और व्यवस्थित होती है और बहुत से लोग ब्रज और अवधि आदि को भी मेल कर देते हैं, पर उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे। पहले क्या था, द्विवेदी युग से पहले व्यक्ति क्या था, खड़ी बोली में कविताएं नहीं कर रहे थे। सिर्फ ब्रजभाषा जो काव्य का क्षेत्र था वह ब्रजभाषा तक ही सीमित था। पर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी आए तो उन्होंने विस्तार किया विषयों का और लोगों से कहा कि आप सभी खड़ी बोली में भी अपनी रचनाएं लिखें। उनके द्वारा स्थिर की गई पद रचना की प्रणाली पर मराठी साहित्य विलियम वर्वर्स का प्रभाव रहा। मराठी साहित्य से उनका परिचय था, जिसके कारण उसका प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्राय गद्य का सा रहता है। बंग भाषा की इसी कोमलकांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की। हिंदी में परंपरा के वह छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए के सिद्धांत का भी प्रभाव इस पर पड़ा। उनका जोर इस बात पर रहता था कि कविता बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। द्विवेदी जी कहते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कविता के जो विषय हैं वह कैसे हों, अच्छे हों सभी विषयों पर, यानी सभी जो विषय हैं जीवन में, प्रकृति, प्रेम, परिवार, समाज, देशभक्ति, सभी विषय कविता में लिए जाएं और कविता की जो भाषा है वो इस प्रकार की हो कि साधारण मनुष्य की बोलचाल की भाषा हो, जिसको साधारण जनता आसानी से सुन सके, समझ सके और पढ़ सके। बोलचाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता, गद्य की व्यावहारिक भाषा का रहता है। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक तक गद्यवत हो गई। साथ ही द्विवेदी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल की सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिसमें इतिवृत्तात्मक
मैटर ऑफ फैक्ट पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे और इन्होंने हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पत्रिका है। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी लेखों में, कविता में कहानियों का विस्तार किया और सभी के लिए नए द्वार खोले। उनकी अधिकतर कविताएं वृत्तात्मक हुई। उनमें वह लाक्षणिकता व चित्रमयी भावना और वक्रता बहुत कम आ पाई जो इस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। यद्यपि हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं। अगले जो कवि हैं इस प्रकरण के, मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती, वह क्या था, हिंदी प्रेमियों यानी हिंदी के जो प्रेमी हैं उन सबका उसने ध्यान खींचा, क्योंकि इस रचना में मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत की इतिहास का, परंपरा का, उसकी संस्कृति का, सभी का वर्णन बहुत ही अच्छे उसमें किया है। इसमें मुद्दस हाली के ढंग पर भारतीयों की या हिंदियों की भूत और वर्तमान दशाओं की विषमता दिखाई गई है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है, यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग वैचित्र्य इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच में मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने से यह पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों को बहुत प्रिय हुई। यानी भारत भारती जो रचना है इनकी, यह देशभक्ति के बारे में इस रचना में लिखा गया है। भारत देश का भूत, भविष्य और वर्तमान की दशाओं का वर्णन किया गया है। तो यह पुस्तक क्या हुआ, जो व्यक्ति भारतवर्ष में रहता है और भारतवर्ष से प्रेम तो करता है, ये तो नेचुरल है। तो क्या हुआ, नवयुवकों यानी जो नवयुवक थे उनको यह रचना बहुत ही आकर्षित करती हुई। इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्तता अच्छी तरह सिद्ध कर दी। यद्यपि गुप्त जी जगत और जीवन के व्यक्त क्षेत्र में ही महत्व और सौंदर्य का दर्शन करने वाले तथा अपने राम को लोक के बीच अधिष्ठित देखने वाले कवि हैं, पर छायावादी रहस्यात्मक कविताओं से प्रभावित हो कुछ गीत इन्होंने भी रहस्यवादियों के स्वर में गाए थे, जो झंकार में संग्रहित है। इनकी रचना है झंकार। पर असीम के प्रति उत्कंठा और लंबी चौड़ी वेदना का विचित्र प्रदर्शन गुप्त जी की अंतर प्रेरित प्रवृत्ति में नहीं है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आता है कि मैथिली शरण गुप्त किस प्रकार के कवि हैं, तो ये सामंजस्यवादी कवि हैं। प्रतिक्रिया या प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। उनका हृदय कैसा है कि उच्चता, सब प्रकार की उच्चता से प्रभावित होता है। प्राचीन के प्रति पूज्य भाव और नवीन के प्रति उत्साह उनमें दोनों हैं। यानी जो भारतवर्ष है हमारा, उसमें जो प्राचीन परंपराएं हैं, प्राचीन सभी ऋषि मुनि, प्राचीन जो संस्कृति है उसके प्रति उनमें क्या है, पूज्य भाव है। और नवीन, भारतवर्ष में क्या नवीन हो, क्या नवीनता लाई जाए, किस प्रकार हम उच्चता की ओर बढ़ें, तो इसके प्रति मैथिली शरण गुप्त में उत्साह भी है। गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी, उसका विकास भारत भारती में मिलता है। साकेत और यशोधरा इनके दो बड़े ग्रंथ हैं। किसके? मैथिली शरण गुप्त के। साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के दो बड़े ग्रंथ हैं। दोनों में उनके काव्यत्व का पूरा विकास दिखाई पड़ता है, पर प्रबंधत्व की कमी है। साकेत की रचना तो मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई थी कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। यानी भगवान श्री राम पर भी लिखा, सीता पर भी लिखा, लक्ष्मण पर भी लिखा, पर जो उर्मिला है लक्ष्मण की पत्नी, उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो मैथिली शरण गुप्त ने साकेत जो रचना है, इसमें मैथिली जो उर्मिला है उसकी विरह दशा का वर्णन किया है।
इसमें वर्णित वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की रंगत की वेदना और लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। आज के नई परंपरा से उन्होंने उसको लिखा है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों की परंपरा प्रतिष्ठित स्वरूपों को विकृत न करके उनके भीतर ही आधुनिक आंदोलनों की भावनाएं, जैसे किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, युद्ध प्रथा की मीमांसा, राजव्यवस्था में प्रजा का अधिकार और सत्याग्रह, मनुष्यत्व कौशल के साथ झलकाई गई है। यशोधरा की रचना नाटकीय ढंग पर है, जिसमें भगवान बुद्ध के चरित्र से संबंधित पात्रों के उच्च और सुंदर भावों की व्यंजना और परस्पर कथोपकथन है, जिसमें कहीं कहीं गद्य भी है। भाववंजना प्राय गीतों में है। अगले जो कवि हैं वो रामनरेश त्रिपाठी हैं। इनकी जो रचना है मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तीनों खंड काव्य हैं। ऐसी इनकी कल्पना ऐसे मर्मपथ पर चलती है जिस पर मनुष्य मात्र का हृदय स्वभावतः ढलता आया है। ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं के भीतर न बनकर अपनी भावना के अनुकूल शिक्षण संचरण के लिए कवि ने नूतन कथाओं की उद्भावनाएं की हैं। कल्पित आख्यानों की ओर यह विशेष झुकाव स्वच्छंद मार्ग का अभिलाष सूचित करता है। इन प्रबंधों में नरजीवन जिन रूपों में ढलकर सामने लाया गया, ये मनुष्य मात्र का मन स्पर्श करने वाले हैं तथा प्रकृति के स्वच्छंद और रमणीय प्रसार के बीच अव्यवस्थित होने के कारण शेष सृष्टि से विच्छिन्न नहीं होते। भारतेंदु के समय से चली आती स्वदेश भक्ति की भावना को सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय आकर्षक रूप प्रदान किया। उपयुक्त तीनों काव्य देशभक्ति के भाव से प्रेरित काव्य हैं। भारत के प्राय सब भागों में भ्रमण किया है। इनके प्रकृति वर्णन में स्थानगत विशेषताएं अच्छी तरह आ सकती हैं। किसके में? रामनरेश त्रिपाठी जी की कल्पना मानव हृदय के सामान्य मन पथ पर चलने वाली है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता है। काव्य भाषा में लाघव के लिए कुछ कारक चिन्हों और संयुक्त क्रियाओं के कुछ अंतिम अवयवों को छोड़ना भी, जैसे कर रहा है किस स्थान पर कर रहा या करते हुए किस स्थान पर करते ठीक नहीं समझते। पंडित जो अन्य कवि हैं उसमें है पंडित रामचरित्र उपाध्याय पर प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हुए रामचरित चिंतामणि नामक एक प्रबंध काव्य भी उन्होंने लिखा, जिनकी कई सुंदर प्रसंग बन पड़े, जैसे अंगद रावण संवाद। भाषा उनकी साफ होती थी और वाग्दत्त भी साथ चलता था। लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में लिखा है, इनका हृदय कहीं कहीं पशुओं पेड़ पौधों तक ही की दशा का मार्मिक अनुभव करता पाया जाता है। यह भावुकता इनकी अपनी है। द्विवेदी जी के प्रभाव स्वरूप भाषा गद्यवत सरल है। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का वैसा स्वच्छ और निखरा रूप नहीं मिलता जैसा गुप्त जी की उस समय की रचनाओं में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव से लिखने वाले अन्य कवियों की कविताओं के संबंध में लिखा है कि वे अधिकतर इतिवृत्तात्मक गद्य निबंध के रूप में होती हैं। काव्य प्रेमियों को उसमें काव्य तो नहीं दिखाई पड़ता और ये खड़ी बोली का अधिकांश कविता को तुकबंदी मात्र समझते हैं। आगे चलकर तृतीय उत्थान में इन सब परिस्थितियों के विरुद्ध गहरा परिवर्तन हुआ। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के बारे के संबंध में लिखा है कि इन कवियों में अधिकांश तो दोरंगी कवि हैं, जो ब्रजभाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्व सवैयों या गेय पदों पर करते हैं और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते हैं। तो इस धारा द्वितीय उत्थान में जो द्विवेदी मंडल के कवि हैं उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं? अधिकांश तो दोरंगी हैं। वो ब्रजभाषा में भी कविताएं लिखते हैं, इसमें श्रृंगार, वीर और भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता है, कवित्व सवैया या गेय पदों में करते हैं और खड़ी बोली जो में लिखते हैं तो नूतन विषय, नवीन विषयों का वो चुनाव करते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। हम आगे तृतीय उत्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।